छात्र नमस्कार भाई। देखो बच्चों, अभी तक आप लोग वैद्युत आवेश, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र, उसकी तीव्रता, विभव, इन्हें ज्ञात करने के लिए गॉस प्रमेय की विधि पढ़ चुके हैं। इन्हीं पाठों में एक प्रश्न आता है अक्सर कि अगर एक आवेशित वलय हो हमारे पास, वलय मीन्स छल्ला, रिंग, तो उसकी अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। तो इस प्रश्न को हम आप लोगों को बताते कैसे करेंगे। कल्पना कर लेते हैं हम कि हमारे पास एक ये छल्ला है, वलय है। यहां पर आप ये सोच रहे होंगे कि हमने तो इसको एकदम वृत्तीय क्यों नहीं दिखाया है। हम वलय को, छल्ले को यूं खड़ा करेंगे इस तरह से, और उसकी जो अक्ष है छल्ले के केंद्र से तल के लंबवत जाएगी तल को। तो मान लेते हैं कि ये वलय है जिसका ये केंद्र है वो हमारे पास, और इस केंद्र से तल के लंबवत जो रेखा जा रही है इसको हम लोग अक्ष कहेंगे। मान लेते हैं कि इस वलय की जो त्रिज्या है वो r है, इसको हमने नाम दिया है वलय, यानी छल्ला, रिंग। अब इसको आवेश दे दिया आपने, सपोज धन की आवेश दे दिया, तो आवेश इसकी संपूर्ण लंबाई पर वितरित हो जाएगा। इसके कारण इसकी जो अक्ष है इस पर हमने कल्पना की है कि हमारे पास एक बिंदु है यहाँ P। इस P बिंदु पर कितनी तीव्रता उत्पन्न होगी ये हमको ज्ञात करना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी उत्पन्न होगी ये ज्ञात करना है। तीव्रता निकालने के लिए आपने दो विधियां पढ़ी, एक कूलाम का नियम या गॉस का प्रमेय। यहां पर न तो हम सीधे कूलाम का नियम प्रयोग कर सकते हैं और न ही इसमें हम गॉस प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक अलग बात करते हैं हम लोग, और ये मान लेते हैं कि यहाँ इसका एक छोटा सा अल्पखंड है, या यूं कहें कि हम इस पूरे वलय को छोटे छोटे खंडों में विभाजित मान लेते हैं, और मान लेते हैं कि इस छोटे से खंड की लंबाई dl है। ये सपोज m खंड है हमारा, इसकी लंबाई dl है, तो इस पर आवेश भी बहुत छोटा होगा जो dq है। ठीक इसी तरह इधर भी एक अल्प खंड है इसका, जिसकी लंबाई dl है और आवेश dq है। मान लेते हैं इसका नाम n है। ऐसे इस पर तमाम टुकड़े होंगे, तमाम खंड होंगे इस वलय पे, ये मान लेते हैं। और इस हर खंड को हम एक बिंदु आवेश मान लेते हैं, तब हम इसके द्वारा P बिंदु पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ये कूलाम के नियम से प्राप्त कर सकते हैं। कूलाम का नियम प्रयोग करना है तो हमें उस आवेश से वहां तक की दूरी चाहिए, ये वाली दूरी चाहिए हमको, ये वाली दूरी चाहिए। अगर हम ये मान लेते हैं कि ये केंद्र O से P तक की दूरी जो थी वो x थी, ये वाली, तो यहां पर ये वाला कोण 90 अंश का है, तो यहां पर एक समकोण त्रिभुज मिल रहा है हमको, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी और इसका मान आ जाएगा कैपिटल R वर्ग धन x वर्ग। ठीक इसी तरह से ये और ये दोनों समरूप हैं, तो इसलिए ये वाली दूरी भी R वर्ग धन x वर्ग प्राप्त हो जाएगी। अब इस अल्पखंड के कारण यहां पर हम मान लेते हैं कि बहुत छोटा मान तीव्रता का हमको मिलेगा, वो dE है, और उसकी दिशा किधर होगी, मिलाने वाली रेखा की सीधे में बाहर की तरफ होगी। ठीक इसी तरह इस खंड के कारण तीव्रता भी यहाँ अल्प खंड में उत्पन्न होगी, अल्पमान में उत्पन्न होगी, dE है वो,
और वो इसे मिलाने वाली रेखा की सीध में होगी। ऐसे ही जितने भी खंड होंगे सबके कारण यहाँ पर हमें तीव्रताएं मिल जाएंगी। आप चाहें तो इसे DE1, इसे DE2, DE3, DE4 और बाद में सारी तीव्रताओं को हम दिशा सहित जोड़ लें। अब चूंकि यहाँ दिशा सहित जोड़ना टिपिकल है इसलिए हम इसको वियोजित करते हैं। वियोजन के लिए हमको कोण चाहिए, तो हमने मान लिया कि ये कोण थीटा है, तो ये वाला कोण भी थीटा होगा। चूंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो ये वाला कोण भी थीटा होगा, तो ये वाला भी थीटा होगा। इस स्थिति में जब हम DE का वियोजन करेंगे इधर, तो ये आएगा DE cos थीटा, और इधर एक घटक आएगा इस साइड में DE sin थीटा। इसी तरह इसको वियोजित करेंगे DE को, तो ये आएगा DE cos थीटा, और इधर आएगा इसका मान DE sin थीटा। अब आप देख रहे हैं कि DE एक अल्पखंड बराबर लंबाई के, बराबर आवेश के, इनसे P की दूरी बराबर है तो इनके मान भी बराबर है, तो फिर ये घटक भी बराबर हो गए, अतः इनका परिणामी शून्य हो गया क्योंकि दिशाएं विपरीत हैं। अब केवल क्षैतिज घटक बचे हर खंड के हमारे पास, जो इस तल के लंबवत दिशा में जा रहे हैं। इन सबको हम जोड़ दें तो P बिंदु पर हमको परिणामी तीव्रता प्राप्त हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि भाई इस अल्पखंड के कारण, जिसको हम बिंदु आवेश मान रहे थे, अल्पखंड DQ के कारण बिंदु P पर तीव्रता DE बराबर, ये हमको कूलाम के नियम से प्राप्त होगी कि वहां पर माध्यम जो भी है उसका परावैद्युतांक है। आवेश Q की जगह DQ आ जाएगा। यहां से यहां तक की दूरी चाहिए, दूरी का वर्ग चाहिए, तो अब दूरी को हम क्या कह सकते हैं, MP, तो MP पे वर्ग लग गया। चूंकि जो MP है ना, ये आप देख रहे हैं किसके बराबर है, इसको चाहो तो सीधे रख दो, DE बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के DQ बटे अंडर रूट R वर्ग धन X वर्ग का होल वर्ग। वर्ग से वर्गमूल कट जाता है तो DE बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू DQ बटे R वर्ग धन X वर्ग, तथा cos थीटा का मान देख लेते हैं। cos थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण, तो आधार है हमारा OP और कर्ण है हमारा PM। O से P तक की जो दूरी है उसको हमने x माना हुआ है, और ये बराबर है PM बराबर अंडर रूट R वर्ग धन X वर्ग। अतः वलय के कारण P बिंदु पर परिणामी तीव्रता अगर कैपिटल E है तो ये सभी घटकों के जोड़ के बराबर होगी, यानी कि सिग्मा DE sin थीटा। इसी को आप सिग्मा को समाकलन, गणितीय भाषा में हम समाकलन रूप में लिखते हैं, या समाकलन ऑफ DE sin थीटा। सभी के मान रख देते हैं। DE का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू DQ बटे R वर्ग प्लस X वर्ग गुणा, ये यहां पर cos था, और cos थीटा का जो मान है वो रख देते हैं यहां x बटे R वर्ग प्लस X वर्ग की घात 1/2, यानी जो अंडर रूट है इसको हमने 1/2 घात कर दिया।
अब ये आ जाता है E बराबर, इसमें से नियत मान बाहर निकाल लेते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू x बटे आर वर्ग धन x वर्ग की होल घात 1 पावर ये और आधी पावर ये 3/2 हो गया। समाकलन में बचता है dq का समाकलन आता है केवल q, तो E बराबर हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू एक्स क्यू बटे आर वर्ग धन x वर्ग की पावर 3/2। इसका मात्रक रहता है न्यूटन बटे कूलाम, जो बेसिक फॉर्मूले से आपने प्राप्त किया है वही मात्रक प्रयोग करते आ रहे हैं। अब यहां से बात आती है कंडीशन पर कि भाई अगर ये P बिंदु केंद्र पर होता तो वैल्यू क्या होगी, या अनंत पर होता तो वैल्यू क्या होगी। अब आप देखेंगे कि तीव्रता जब यहां केंद्र पर लाएंगे तो क्या स्थिति बनती है। तो हमने बात रखी कि यदि बिंदु P केंद्र O पर है तब क्या होगा, तो ये जब यहां आएगा तो x का मान 0, जब x का मान 0 हो गया तो ये टोटल तीव्रता 0 हो जाएगी, यानी E का मान 0 हमको प्राप्त होगा। इसका मतलब यहां इस वलय के केंद्र पर जो है तीव्रता 0 होगी, और जब हम बहुत दूर जाएंगे अनंत पर तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, x बढ़ती जाएगी, तो तीव्रता E का मान कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा और फिर जाके शून्य हो जाएगी। इसका अर्थ हुआ कि केंद्र पर भी तीव्रता शून्य है और अनंत पर भी शून्य है, तो फिर अधिकतम कहां प्राप्त होगी। इसका मतलब बीच में कोई एक ऐसा बिंदु होगा जहां पर तीव्रता मैक्सिमम हमको प्राप्त होगी, अधिकतम प्राप्त होगी। इस व्यवस्था को आप लोग गणितीय विधि से हल कर सकते हैं। जो छात्र गणित पढ़ते हैं उसमें वो अवकलन गणित में उन्होंने उच्चिष्ट और निम्निष्ट के बारे में पढ़ा है, वो विधि लगानी पड़ती है। इसके लिए हमें पहले तीव्रता यानी इस सूत्र का अवकलन करना होगा। अवकलन करने के उपरांत हम इसको बराबर 0 रख लेंगे और x के कुछ मान निकल के आएंगे, वैल्यू निकल के आएगी। उन वैल्यू पर हम पुनः इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, डबल अवकलन करेंगे और फिर उन वैल्यू को रखेंगे, x के मान को रखेंगे और ये देखेंगे कि अगर मान ऋणात्मक आता है तो उस बिंदु पर तीव्रता सबसे अधिक होगी, मैक्सिमम होगी, और अगर न्यूनतम आता है अगर वो पॉजिटिव आता है तो उन बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होगी। तो न्यूनतम तो 0 हो चुकी, केवल हमें अधिकतम चाहिए, तो हमें वो जगह ढूंढनी है जब E का डबल डिफरेंशिएशन का मान ऋणात्मक प्राप्त हो जाए, x की वो वैल्यू हमें ज्ञात करनी होती है। इस विधि से हम उच्चिष्ट बिंदु भी ज्ञात कर लेते हैं, यानी वो बिंदु भी ज्ञात कर लेते हैं जहां तीव्रता सबसे अधिक प्राप्त होगी। इसके साथ ही इस पाठ के अंत में हम एक बात और करेंगे, जो इस यूनिट के शुरू में हम लोगों ने बात की थी कि जो विद्युत है उसकी उत्पत्ति या उसके बारे में हमारा विचार आकाशीय बिजली के कारण आया है। आकाश में जब बिजली कड़कती है या गड़गड़ाहट होती है, उसी में आप लोगों ने घटनाक्रम देखा कि कभी कभी वो पेड़ पर उसका प्रभाव आता है और पेड़ जल जाता है। वहीं पर बगल में मकान होता है, बंद होता है, तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अक्सर ये कहा भी जाता है कि जब बिजली कड़क रही हो तो आप किसी बंद स्थान में चले जाएं तो सुरक्षित रहेंगे। वो बंद स्थान चाहे कोई वाहन हो, चाहे कोई मकान हो, कोई भी हो, उसमें आप सुरक्षित हो जाएंगे। बाहर रहेंगे तो सुरक्षित नहीं है आकाशीय बिजली से। तो अब आप चूंकि पढ़ चुके हैं पूरा पाठ और समझ पाए हैं, आपने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई भी एक बंद गोली कोश हो और उसको हम आवेश दें तो वो आवेश सदैव उसके पृष्ठ पर ही रहता है, उसके अंदर नहीं जाता, अर्थात उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य रहती है। अब इसी प्रकार अगर कोई बंद मकान है, बंद वस्तु है, बंद वाहन है,
और बिजली कड़क रही है और आप उसके भीतर बैठ गए हैं, तो अगर बादलों का आवेश उस वाहन के ऊपर, उस मकान के ऊपर आता है तो केवल दीवारों पर प्रभाव डालेगा। मकान के अंदर, उस वाहन के अंदर न तो आवेश जाता है और न ही वहाँ कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिससे कि हमें कोई हानि नहीं होती है। इस प्रकार की कुछ और भी बातें आपको प्रश्नावली में मिलेंगी। अगर उनसे संबंधित कोई प्रश्न जो आपको न समझ में आ रहा हो तो आप हमें ग्रुप पर बताएं, हम समझाने की कोशिश करेंगे।